और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें बिहार से, जहां के रोहतास में बन रहा रोपवे ट्रायल से पहले ही धड़ाम हो गया। जी हां, अब रोपवे की गुणवत्ता को लेकर यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के रोहतास में रोपवे हादसे पर अब आरजेडी ने भी बड़ा हमला बोला है। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी हो रही है। ये आरजेडी ने निशाना साधा है कि बीजेपी नीतीश सरकार पर आरजेडी निशाना साधते हुए इसको कमीशनखोरी की भेंट बताया है कि ये कमीशनखोरी की भेंट चढ़ता हुआ ये जो रोपवे है वो नजर आया और एक और परियोजना यहां पर कमीशनखोरी की भेंट चढ़ गई। ये आरजेडी की तरफ से बीजेपी और जेडीयू की सरकार पर निशाना साधा गया है। भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया, आरजेडी का कहना है। 1 जनवरी को खोला जाना था रोहतास का रोपवे, लेकिन रोपवे का जब ट्रायल चल रहा था उसी दौरान ये टूटकर नीचे गिर गया और इसके बाद से अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। तो बिहार के रोहतास रोपवे हादसे पर अब आरजेडी ने निशाना साधा है और बीजेपी और नीतीश सरकार पर आरजेडी ने हमला बोला है। कहा है कि कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी एक और परियोजना और भगवान ने सैकड़ों मासूमों को बचा लिया। दरअसल बिहार के रोहतास में रोपवे ट्रायल के दौरान ही टूट गया था और इस मामले की जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। रोपवे के गिरने से स्थानीय लोग काफी निराश हैं और गुस्से में भी हैं। 1 जनवरी को आम लोगों के लिए खुलने वाला रोपवे ट्रायल में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। 13 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। पर्यटन को बढ़ावा देना लक्ष्य था। अब इसे तकनीकी खामी कहें या भ्रष्टाचार, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन रोपवे के यूं गिर जाने से 13 करोड़ मिनटों में स्वाहा हो गए। लोगों को उम्मीद थी कि रोपवे के निर्माण से पर्यटक आकर्षित होंगे, लेकिन ये उम्मीद अभी तो पूरी होने वाली नहीं है। ये तो शुक्र मनाइए रोपवे ट्रायल के दौरान ही गिर गए। हादसा अगर उद्घाटन के बाद होता तो सोचिए क्या होता। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर फॉर्म भरने की समय सीमा 26 दिसंबर की रात 12 बजे खत्म हो गई है। तय समय सीमा में फॉर्म जमा ना करने वाले 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम अब कट गए हैं और सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद में कटे हैं। ये भी आपको बता दें कि 30% नाम लखनऊ और गाजियाबाद से कटे हैं। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। सबसे ज्यादा जो नाम है वो लखनऊ और गाजियाबाद में कटे हैं। ऐसे में लगातार एसआईआर को लेकर सियासत एक तरफ लगातार जारी है, तो वहीं सबसे ज्यादा नाम बताए जा रहे हैं कि लखनऊ और गाजियाबाद में कटे हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी कि 30% नाम लखनऊ और गाजियाबाद से ही कटे हैं और पिछले 14 दिन में सिर्फ 2 लाख नए नाम एसआईआर में जुड़े हैं। एसआईआर प्रक्रिया में समय का एक्सटेंशन अब नहीं होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के अनुसार 26 दिसंबर की रात 12 बजे तक इसके लिए अंतिम समय निर्धारित था और ये समय अब खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। और ऐसे में इसी 31 तारीख यानी कि 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट भी सामने आ जाएगा। तो एसआईआर के बाद देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दिलचस्प आंकड़ा भी सामने रखा है। इसके अनुसार अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। 85 से 90% सीएम योगी के अपने वोट कटे हैं। ये उन्होंने बड़े दावे किए हैं। 2 करोड़ 89 लाख का 85% माने तो आंकड़ा 2 करोड़ 45 लाख हो जाता है और इस आंकड़े को यूपी की 403 सीट से भाग अगर दें, डिवाइड करें तो 61,000 वोट प्रति सीट कटे हैं। इसका मतलब यह है कि बीजेपी हर सीट पर 61,000 कम पाएगी। यह अखिलेश यादव ने दावा किया है और कहा है कि एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते हुए तंज भी कसा है और ये बड़े दावे वो करते हुए नजर आए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में एसआईआर का जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है, जिसमें मतदाता सूची के मसौदे में भारी फेरबदल भी हुआ है। इसी मुद्दे पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वोट उन्हीं लोगों के काटे गए हैं जिनके नाम लिस्ट में 2 बार और इन लोगों के वोट ही काटे गए हैं। सर, एसआईआर को लेकर 2,89,000 वोट कम हुए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा के वोट है। सर, ये भाजपा के वोट बता रहे हैं। 2,89,000 जो लोग भी शिफ्ट हुए हैं, जो लोग जिनकी देहांत हो गई है, जो शिफ्ट हो गए हैं और जो लोग डबलिंग वोट थे वो वोट कटा है। अभी उसकी समीक्षा चल रही है। सर, जब ब्राह्मणों ने बैठक की है तो उनको आप लोग अल्टीमेटम दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
सर्व जातीय पार्टी है। सभी जाति के लोग भारतीय जनता पार्टी में एकजुट होकर काम करते हैं और हमारा मूल है कि सबको जोड़कर लेकर के चलना है। जो ये कार्यक्रम हुआ है उसको मैं संज्ञान में भी लिया हूँ और आगे मैं सबको बताया भी हूँ। इस प्रकार का कोई भी जनप्रतिनिधि आगे कोई कार्यक्रम ऐसा ना करे क्योंकि अनुशासनहीनता की कार्रवाई में आएगी। और आइए अब बात करेंगे बिहार की, जहां की राजधानी पटना में कंबल वाले चोरों की करतूत सामने आई है, जो बेहद शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और ये चोरी करते हुए अब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए हैं। चोरों का गिरोह नकाब पहनकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था, जहां पर मेडिकल की दुकान के बाहर पहले चोरों ने कंबल से अपने साथियों को कवर किया और दुकान के शटर का ताला तोड़ दिया और फिर गिरोह का एक सदस्य मेडिकल की दुकान के भीतर दाखिल हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे कीमती दवाएं और रुपए यहां पर चुराए गए हैं। ये सभी मौके से फरार हो गए हैं। चोरों की ये चोरी वाली पूरी करतूत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। आपको बता दें कि ये बकायदा कंबल अपने साथ लेकर चलता है ये गिरोह और कंबल की आड़ में अपने साथियों को छिपा लेते हैं और फिर कंबल की आड़ में छिपे इनके साथी दुकान का ताला तोड़ते हैं और उसके बाद एक चोर दुकान के भीतर दाखिल होता है, सारा माल समेटकर बाहर निकल आता है। पुलिस अब आरोपी चोरों की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं उत्तराखंड की उधम सिंह नगर में धामी सरकार ने एक बार फिर से अवैध मजार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जिसके तहत सरकारी वाद में बनी अवैध मजार को बुलडोजर की सहायता से गिरा दिया गया। आज सुबह ही प्रशासन की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंचती है और अवैध मजार को गिरा दिया गया। ये बुलडोजर एक्शन गदरपुर इलाके में हुआ है, जहां पर सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध मजार को पहले ही प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया था, जिसके बाद भी मजार को नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने पुलिस के साथ कार्रवाई की और बुलडोजर की सहायता से अवैध मजार को जमींदोज कर दिया गया। धामी सरकार ने अब तक 570 अवैध निर्माण को हटाया है और कब्जा की गई सरकारी जमीन खाली करवाई है और इसके तहत ये कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि लैंड जिहाद के खिलाफ धामी सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर रखा है, जिससे भू माफिया दहशत में है। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां के पुलपारा इलाके में स्थित टिम्बर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग पहले एक फर्नीचर की दुकान में लगी थी और देखते ही देखते ये आग फैलकर आरा मशीन तक पहुंच गई और उसके बाद आग ने फर्नीचर की दुकान, आरा मशीन और कुछ दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इसके बाद इसकी सूचना तुरंत ही दमकल विभाग की टीम्स को दी गई। मौके पर दमकल विभाग की टीम्स पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस प्रयास में दमकल विभाग के भी पसीने छूट गए। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया। आग की वजह से लाखों का सामान जलकर जरूर राख हो गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, ये राहत की बात है, लेकिन यहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट जिले में अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 285 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह ऑपरेशन अपराधियों पर लगाम लगाने और असामाजिक तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंकने के मकसद से चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। 21 पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू जब्त किए गए हैं। इसके अलावा नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए करीब 6 किलो गांजा और भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की गई। इसके साथ ही आरोपियों से 2,30,000 रुपए, 310 मोबाइल फोन्स और 231 बाइक और स्कूटी जब्त की गई है। चलिए कुछ और खबरें आपको दिखा देते हैं। उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच बढ़ता कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है। दिल्ली समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में कोहरे और शीतलहर का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। ऐसे में ये बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर यहां पर खराब होते नजर आ रहे हैं। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने। पंजाब, हरियाणा में भी शीतलहर के साथ साथ घने कोहरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। झारखंड, ओडिशा और बिहार की बात करें तो कोहरे का येलो अलर्ट यहां जारी किया गया है। राजधानी दिल्ली की बात करें, यहां पर तो सबसे ज्यादा हालात खराब नजर आते हैं, जहां पर सुबह से ही हर इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे के साथ साथ प्रदूषण पर कंट्रोल रखने के लिए दिल्ली सरकार सख्त दिख रही है।
हालांकि ग्रैब 4 लागू किया गया, इसके साथ ही कोहरे की वजह से कई जगह सड़क हादसे की भी खबरें सामने आई। ऐसा इसलिए क्योंकि कई इलाकों में विजिबिलिटी या तो जीरो हो गई है या तो जीरो के करीब पहुंच गई है, यानी कि कोहरे की वजह से अब आगे का दिखना बंद हो रहा है। लोग एहतियातन लगातार सड़कों पर धीमी रफ्तार के साथ गाड़ियों से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों की मुश्किलों में भी इजाफा हो रहा है। उत्तर भारत के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आपके सामने। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इस वक्त शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कई राज्यों में इस वक्त कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं यूपी के श्रावस्ती में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर नेशनल हाईवे 730 पर दो बसों के बीच भीषण टक्कर हो गई और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के दौरान बस में कई लोग सवार थे, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टक्कर दिल्ली जाने वाली डबल डेकर बस और हरियाणा के कुरुक्षेत्र से नेपाल जाने वाली बस के बीच हुई। तस्वीरों में बसों की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण हुआ होगा। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जबकि बाकी के घायलों का पास के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा नेशनल हाईवे 730 के कटरा बाईपास के पास हुआ। पुलिस ने हादसे के बाद घायलों को बस से बाहर निकाला और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां के मांडल रेलवे ओवरब्रिज पर एक गाड़ी और एक टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर की वजह से उस गाड़ी के आगे का जो पूरा हिस्सा है वो तहस नहस हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम भी लग गया था, बाद में उस गाड़ी को किसी तरह से हटाया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। और बात करेंगे हरियाणा की, जहां की यमुनानगर में एक पुलिसकर्मी ने कई गाड़ियों में टक्कर मार दी। आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो पुलिसकर्मी नशे में था। आरोपी पुलिसकर्मी ने सड़क किनारे खड़ी 4 कारों और 2 स्कूटियों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय सड़क पर और दुकानों के बाहर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए दुकानों के अंदर चले गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन कई गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, आप देख सकते हैं, जिसमें वो कार तेजी से आई और एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारती हुई चली गई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी सहम गए। हादसे के बाद लोगों ने कार से ड्राइवर को बाहर निकाला, जो कि नशे की हालत में धुत बताया जा रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। हादसे के बाद का भी वीडियो आप देख सकते हैं। कई गाड़ियों को टक्कर मारती हुई गाड़ी आगे चली गई। हालांकि काफी नुकसान यहां पर गाड़ियों को पहुंचा है, लेकिन कोई जनहानि, कोई हताहत नहीं हुआ है। राहत की बात रही। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से पहले आवंटित सरकारी आवास को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सरकार से मांग की है कि जब आवास खाली हो जाने पर इसकी खुदाई कराई जानी चाहिए। राबड़ी देवी के आवास पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये बड़े दावे किए हैं। 10 सर्कुलर रोड आवास को लेकर जेडीयू का बड़ा दावा। राबड़ी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए हैं, ये दावा करते हुए नीरज कुमार आए हैं नजर। राबड़ी आवास परिसर की खुदाई होनी चाहिए, जेडीयू की तरफ से ये बात कही गई। साथ ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भवन निर्माण विभाग सरकारी संपत्ति की जांच करे। जब यह आवास खाली हो जाए तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए और साथ ही खुदाई का काम भी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर कई सारे तहखाने बनाए गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये बड़े दावे किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त बिहार से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सियासी सरगर्मियां एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बिहार में, क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये बड़े दावे किए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को लेकर। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता पार्टी के सीनियर लीडर नीरज कुमार हैं। 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास जो है उसको खाली करने का नोटिस जो है भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को दिया था, लेकिन देखा गया कि परसों रात के अंधेरे में कुछ छोटी गाड़ियों से पौधे और उसके अलावा गार्डन का अन्य सामान जो है वहाँ से निकाल कर बाहर ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गौशाला में शिफ्ट किया जा रहा है। ये जो पूरा बंगला का विवाद है, इस पर आप क्या कहें? अगर यह हुआ है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोक लज्जा को इसने शर्मसार कर दिया। चारा से पेट नहीं भरा तो अब पौधा चोरी कर रहे हैं।
भवन निर्माण विभाग का उद्यान विभाग ने कौन कौन से पौधे 10 नंबर सर्कुलर रोड को उपलब्ध कराए हैं। जब भी हैंडओवर हो तो अद्यतन सूची की जांच करिए। और इतना विलंब क्यों हो रहा है आखिर, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तेजस्वी यादव विदेश में है, लालू जी ऑपरेशन कराए हैं, परिजन घर में मौजूद नहीं है, तो किसकी अनुमति से वह पौधा ले जाया जा रहा है? कौन है अनुमति देने वाला? और चालाकी नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी का पटना है, सीसीटीवी कैमरा है, यहां से लेकर के महुआ बाग तक ले जाइएगा, कौटिल्य नगर तक जाइएगा, सब जगह मिल जाएगा सीसीटीवी। तो जो लोग इस पाप में शामिल हैं, तैयार रहें कार्रवाई के जद में आने के लिए। तो देखिए, ये बड़ा दावा जेडीयू ने किया है। 10 सर्कुलर रोड स्थित इस आवास पर, राबड़ी देवी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए हैं। नीरज कुमार ने कहा है कि हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब ये आवास खाली हो जाए तो उसके बाद उसकी खुदाई कराई जानी चाहिए, क्योंकि बिना किसी परमिशन के ही इस प्रकार की जो चीजें हैं वो सामने आई है। रात के अंधेरे में कई सारे जो छोटे पौधे हैं, गमले हैं, उनको यहाँ पर गाड़ी से ट्रांसफर किया जाता है, और अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने ये बड़े दावे किए हैं। जो 10 सर्कुलर रोड आवास है उसको लेकर उन्होंने दावा किया कि राबड़ी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए हैं। राबड़ी आवास परिसर की खुदाई होनी चाहिए, देखना चाहिए कि वहां पर आखिर क्या कुछ है। सरकारी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, यह भी उन्होंने कहा है कि भवन निर्माण विभाग सरकारी संपत्ति की जांच करे। इस प्रकार की बात जेडीयू प्रवक्ता कहते हुए नजर आए हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हम ले लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सियासी बयानबाजी लगातार हो रही है। मृत्युंजय तिवारी जी, जेडीयू कह रही कि राबड़ी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए हैं, जांच होनी चाहिए, खुदाई होनी चाहिए आवास खाली होने के बाद। दरअसल जेडीयू की पार्टी जी में भारी बगावत होने वाली है। खरमा के बाद खेला होगा। अब इस दबाव में जेडीयू विचलित है, तो यही सब अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी कर रही है। 202 सीट पाकर जनादेश लेकर सरकार में आई है। बिहार की भलाई के लिए काम क्या करेंगे ये सब नहीं बता रही है। ये अनाप शनाप अनर्गल बयान दे करके भला बताइए, ये कोई चर्चा का विषय है? ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी एक स्तर होना चाहिए जी। ये मानसिकता बता रही है कि सरकार में जो वो सब परेशान है, बेचैन है। आप तो सुने ही होंगे, दावे कर रहे थे कि आरजेडी टूटेगी। अब यहाँ बगावत जो है एनडीए के घटक दलों में शुरू हो चुकी है। तो जेडीयू तो भारी दबाव में है। पार्टी बचाएं सरकार चलाएं, यही बहुत है। तो जो लोग लालू जी के, तेजस्वी जी के फोबिया से ग्रसित हैं, उनका इलाज जनता कर देगी। आज का वोट सबसे ज्यादा आरजेडी को मिला है। तो ये सब अभी मिल गया है, मिशनरी मैनेजमेंट के द्वारा सरकार में आ गए हैं। तो ये तो ये जो अनर्गल बयान लगाए दिए जा रहे हैं, आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि अनर्गल बयानबाजी हो रही है और कुछ भी यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि नीरज कुमार कह रहे हैं कि राबड़ी आवास में कई सारे तहखाने बनाए गए और इसीलिए देर रात अंधेरे में जो पेड़ पौधों का ट्रांसफर है वो गाड़ी के माध्यम से किया गया। इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं नीरज कुमार। जेडीयू में भारी टूट होने वाली है जी, और बीजेपी का भारी दबाव है। जेडीयू विचलित है। जेडीयू की परेशानी हम समझ सकते हैं। तो ठीक है, जेडीयू इसी तरह के बयान दे करके अपना खुशफहमी में मृत्युंजय जी, एक बार फिर से मैं पूछूंगी आपसे कि जो तहखाने को लेकर यहाँ पर नीरज कुमार आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार का जो तहखाना है, वो सरकार का तहखाना पहले खुलेगा। जो अधिकारियों पदाधिकारियों के यहाँ जो करोड़ों अरबों रुपये मिले, नगद मिले,
वो सब कुछ किस तहखाने से मिले पहले ये न बताए, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई, उस पर तो बोलेंगे नहीं। तो ये सब बकवास कर रहे हैं, ये सब चीजों का हिसाब किताब किया ऐसा जाएगा। तो देखिए मृत्युंजय जी, पहली बार सुनने को मिला है कि कोई अगर सरकारी आवास को खाली करता है तो उसके बाद उसकी खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि नीरज कुमार कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिल सकता है वहां से, और ऐसी संपत्ति जो सरकार की है उसकी खुदाई होनी चाहिए। क्या पता वहां पर क्या क्या चीजें मिले। सरकार में जो शामिल गठबंधन दल है उसके जुदाई का समय है। पहले देख ही रहे हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को तोड़ने का प्रयास है जी। हर जगह जो सत्ता में एनडीए में घटक दल है सब परेशान है, बेचैन है। अब खरमास के बाद इनका सब चीज का इलाज होगा। अभी आगे आगे देखिए ना मृत्युंजय जी, लेकिन इलेक्शन के पहले भी तो आरजेडी ये कह रही थी कि अब नीतीश कुमार को वो भूमिका नहीं मिलेगी, लेकिन देखिए एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनाएगा, और आप कह रहे हैं कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी, गठबंधन टूटेगा। इस पर कैसे भरोसा किया जाए? हम तो कह रहे हैं, आप उनके बातों पर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं तो उस पर भरोसा नहीं पूछते हैं, कैसे भरोसा किया उनसे भी जाए? पूछेंगे, वो जुड़ेंगे तो। अभी आप जुड़े हैं, आपसे पूछ रही हूँ, इसलिए अभी आप जुड़े हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। ऐसा आप सरकार के प्रवक्ता या सरकार बिल्कुल का पूछते हैं, चैनल बिल्कुल है। पूछते हैं, आप वो जुड़ेंगे अभी तो उनसे पूछा जाएगा। अभी आप जो बातें कर रहे हैं, आप जो दावा कर रहे हैं, उसी को लेकर सवाल करूंगी सर आपसे। हम वो दावे कर रहे हैं कि 25 विधायक आरजेडी टूट रहे हैं, कोई कह रहा 18 विधायक टूट रहे हैं। हम तो दावे मजबूती से कर रहे हैं, जब जब हम दावे किए तब सत्य हुआ है। आप तो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू टूट रही है, जेडीयू खत्म हो जाएगी बिहार से, आप ये दावा कर रहे हैं। तो वो जब वो दावे कर रहे जेडीयू के, तो अंदर भारी नाराजगी है, इसलिए मंत्रिमंडल का विस्तार में आप देखिए क्यों 8 मंत्री को शपथ दिलाया गया। भला आप ही बताइए कि कुछ न कुछ तो कारण है, कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अच्छा मृत्युंजय जी, आप मुझे ये बताइए कि जेडीयू के अंदर टूट है, भारी दिक्कतें हो रही हैं, वो ठीक है, मैंने माना आपकी बात, लेकिन ऐसे में राबड़ी देवी की आवास पर या लालू परिवार पर सीधा निशाना क्यों साधा जा रहा है, ये बताइए। सीधे तौर पर राबड़ी आवास को क्यों निशाने पर लिया गया? अरे सरकार में बैठे लोगों के आवास की खुदाई कब होगी? पहले वो खुदाई कर ले। अभी तो करोड़ों करोड़ की संपत्ति, नगद राशि अधिकारी के यहाँ, पदाधिकारियों के यहाँ मिले थे, उसका क्या हुआ कार्रवाई? रोज हत्या हो रहा है, रोज देख रहे हैं। कल भी रोहतास में किस तरह से रोपवे का पुल गिर गया, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। ऐसे सवालों पर ना जवाब दिया जाएगा। सरकार को पहले इस पर जवाब देना चाहिए। ये इधर उधर की बात कर रहे हैं जी। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जेडीयू की जो विचलित कर देने वाली बातें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि उनके अंदर खुद बौखलाहट है, इसी वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, ये आप कह रहे हैं मृत्युंजय जी। एक बार मैं आपको सुनवा भी देती हूँ कि नीरज कुमार ने आखिर क्या कुछ यहाँ पर दावे किए हैं। एक बार नीरज कुमार की ये बाइट हम सुन लेते हैं। भाई 10 नंबर लगातार आप रह रहे हैं उसमें, भवन निर्माण विभाग लगातार आपको कह रहा है 39 नंबर आप ये जो खरमास की अवधि होती है उसके पहले भी आपको समय मिला, तो आपने जाना मंजूर नहीं किया। इसका मतलब तो साफ है ना कि वहाँ पर हम भवन निर्माण विभाग से अनुरोध कर रहे हैं कि एकदम व्यापक दृष्टिकोण और कड़ी निगाह रखिए। वहाँ तहखाना हो सकता है, वहाँ पर दस्तावेज जमीन का हो सकता है, सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है। अब क्यों नहीं भाई, रुपया के तो मशीनें हैं राजनीति में, कुछ भी हो सकता है वहाँ। इसलिए पूरे तथ्यों की इस गंभीरता से भवन निर्माण विभाग इसको देखे, चूंकि ये भ्रष्टाचार का से जुड़ा हुआ परिवार है। मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, आपने फिर से सुना नीरज कुमार ने क्या कहा। बोल रहे हैं सोना चांदी हो सकता है, जमीन के दस्तावेज हो सकते हैं, लैंड के दस्तावेज हो सकते हैं, यहाँ पर तहखाने में कई प्रॉपर्टीज के कागजात हो सकते हैं। जी, सरकार में बैठे लोगों के यहाँ हो सकते हैं, पहले वहाँ खुदाई हो जी, सब जगह खुदाई हो।
ये सब देखिए, ऐसे विषयों पर आप नोटिस लेते हैं और इस पर चर्चा होती है, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति का लड़ाई, राजनीति का विषय, राजनीति का मुद्दा जो जनता की भलाई के लिए हो, इस सरकार में सत्ता पक्ष और विपक्ष सरकार से सवाल करता है। इस सरकार में आने के बाद 202 सीट जीतने के बाद भी इस तरह से मानसिक रूप से विक्षिप्त तरीके से सवाल करना, बेतुका सवाल करना, उस पर डिबेट होना, ये स्तर हमको लगता है कि ठीक नहीं। ठीक है मृत्युंजय जी, इसके बाद अब जेडी की भी क्या और प्रतिक्रिया आती है सामने, इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, बिहार में एक बार फिर से ये जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि बिहार में जेडीयू के द्वारा ये बड़े दावे किए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं। 10 सर्कुलर रोड पर जो राबड़ी आवास है वो खाली हो जाने के बाद उसकी खुदाई होनी चाहिए, और उस खुदाई के बाद वहां पर तहखाना मिलेगा, प्रॉपर्टी के पेपर मिलेंगे और साथ ही सोना चांदी भी मिलेगा। नीरज कुमार ऐसे बड़े दावे करते हुए नजर आए हैं। जो सरकारी आवास को लेकर ये तमाम बातें की जा रही हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता के द्वारा, इसको लेकर अब क्या और प्रतिक्रियाएं सामने आती है सियासी, इस पर हमारी नजर रहेगी। दरअसल राबड़ी देवी के आवास पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यह जो बड़ा दावा किया है, रात के अंधेरे में जो मिनी ट्रक के माध्यम से यहाँ पर जो छोटे पौधे हैं उनको ले जाने का कार्य किया गया, और उसके बाद से जब सवाल पूछा गया तो फिर जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से ये बात कही गई है कि ये जानकारी होनी चाहिए और भवन निर्माण विभाग को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति की जांच की जानी चाहिए, खुदाई होनी चाहिए राबड़ी आवास परिसर की, और उसके बाद से ये तमाम चीजें बाहर आ सकती हैं, ये नीरज कुमार ने कहा है। तो वहीं अब आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि अनर्गल आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। जेडीयू में एक बड़ी टूट होने वाली है, जिसकी वजह से बौखलाहट में है जेडीयू। शशांक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, जेडीयू और आरजेडी के बीच में ये वार पलटवार हो रहा है। पहले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बड़े दावे करते हैं, और अब आरजेडी की तरफ से भी देखिए, मृत्युंजय तिवारी से हमने बात की, उन्होंने कहा कि जेडीयू में एक बड़ी टूट होने वाली है, इस वजह से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, रामकृपाल यादव जो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, वो तो कह रहे हैं कि राजद के सभी विधायक हमारे संपर्क में हैं, राजद में बड़ी टूट होने वाली है। देखिए, नीरज कुमार ने राबड़ी आवास को लेकर बहुत ही सनसनीखेज दावा किया है। उनका सीधा कहना है, उनका सीधा आरोप है कि जो राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड, वहाँ पर कई सारे जो तहखाने हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें ज़मीन के दस्तावेज, रुपए और आभूषण जो हैं वो रखे गए हैं। सो इसलिए तहखाना से सामान निकालना है, इसलिए ये लोग आवास जो है वो खाली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में जो वहां से पौधे और गार्डन के सामान ले जाए गए हैं, वो सब चोरी करके ले गए हैं वहां से। वो जितने भी स्टाफ थे वो सब चोरी करके वहां से लेकर गए हैं। सो इसकी भी जो जांच है वो होनी चाहिए। तो अब राजद जो है इस पूरे आरोपों को जो है वो नकार रही है और ये दावा कर रही है कि टूट जो है वो होने वाली है। जेडीयू में, एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, बौखलाहट है, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, 25 नवंबर को ही भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया था कि ये जो 10 सर्कुलर इसके बाद और क्या प्रतिक्रिया आती है शशांक, आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शरद और अजित पवार को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। पुणे महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन पर बात नहीं बन सकी है। सूत्रों के द्वारा ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पुणे महानगर पालिका चुनाव में गठबंधन पर बात नहीं बन सकी, सहमति नहीं बन सकी। शरद पवार को अजित पवार की शर्तें मंजूर नहीं। पुणे महानगर पालिका चुनाव में एमवीए के साथ रहेंगे शरद पवार। ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार अजित पवार में गठबंधन हो सकता है, एक ही साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब ये बातचीत सामने आई है कि गठबंधन पर सहमति नहीं बन सकी। और साथ ही जानकारी यह भी मिल रही है कि अजित पवार की शर्तें शरद पवार को मंजूर नहीं। अजित पवार ने शरद पवार के सामने कई शर्तें रखी थी, लेकिन उसको नामंजूर कर दिया गया, उनसे इनकार कर दिया गया, और इसी वजह से ये जो बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ सकी। क्योंकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि पुणे महानगर पालिका चुनाव शरद पवार अजित पवार मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन इस वक्त एनसीपी का जो चिन्ह है वो अजित पवार के पास ही है। बड़ी चुनौतियां यहां पर शरद पवार गुट को आगे देखने को मिल सकती है। जानकारी है कि पुणे महानगर पालिका चुनाव में एमवीए के साथ ही शरद पवार रहेंगे।
मृत्युंजय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि शरद पवार को अजित पवार की शर्तें मंजूर नहीं, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी और इसी वजह से शरद पवार एमवीए के साथ ही रहेंगे। जी बिल्कुल, शरद पवार और अजीत पवार के बीच बातचीत नहीं बनी। अभी पुणे और पिंपरी चिंचवड के लिए पवार गठबंधन नहीं होगा, चाचा भतीजे साथ नहीं आएंगे। शरद पवार ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है। जो 2 शर्तें रखी थी अजीत पवार ने, पहली ये कि 30 से 35 सीटें ही सिर्फ शरद पवार के लोगों को मिलेगी और सभी को घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना होगा, जो कि अजीत पवार के पास है। ये शर्तें शरद पवार ने नामंजूर कर दी हैं। ठीक, तो ये जो 2 शर्तें थी वो शरद पवार ने इनको मानने से इनकार कर दिया है, वो नहीं मानेंगे इन शर्तों को। इसी वजह से अजित पवार शरद पवार के बीच में जो गठबंधन की बातें सामने आ रही थी वो वहीं पर रुक गई।